नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। इसके पहले हमने रणथंभौर और दिल्ली सल्तनत देख लिया था। आज है मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत। देखिए मेवाड़ के बारे में देखिए, मेवाड़ का पुराना नाम था सिवी जनपद। इसके अलावा मेदपाट और प्रागवाट भी कहते थे इसको। मेवाड़ किस क्षेत्र को कहते थे? तो उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद, इस एरिया को मिलाकर, जो प्रेजेंट में है अभी उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद, इन तीनों को मिलाकर मेवाड़ कहते थे पहले। मेवाड़ जो प्रारंभ में गुहिल वंश था, मेवाड़ में शासन करने वाला जो वंश था वो गुहिल वंश था। तो मेवाड़ में सबसे पहले गुहिल वंश आता है। इसका संस्थापक देखिए, गुहिल वंश का मेवाड़ में संस्थापक है गुहिल आदित्य या गुहिल। कहीं पर गुहिल आदित्य या कहीं पर गुहिल लिखा हुआ, दोनों एक ही है। 566 ईस्वी में इस गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल के बारे में देखिए, यहाँ पर दो वाक्य हैं। एक तो है मेवाड़ के गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। जैसे प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी, वैसे इस गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। उसमें से मेवाड़ जो है सबसे पुरानी शाखा है। मेवाड़ के जो गुहिल हैं वो सूर्यवंशी थे। तो ये तो हो गए मेवाड़ के संस्थापक गुहिल। इसके बाद में आते हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल 734 ईस्वी में मेवाड़ में शासन करते हैं। बप्पा रावल के बारे में देखिए, हरित ऋषि के अनुयायी थे ये। इनका वास्तविक नाम था कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। बप्पा रावल ने सबसे पहले राजधानी बनाई नागदा को। तो नेचुरल है, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कौन होगा? बप्पा रावल। बप्पा रावल की उपाधियां देखिए, हिंदू सूरज और राजगुरु। हिंदू सूरज बप्पा रावल को कहते थे। इसके अलावा अगर हिंदू सुल्तान आए, हिंदू सुल्तान, वो कुंभा को कहते थे। तो हिंदू सूरज बप्पा रावल, हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा। बप्पा रावल ने देखिए एकलिंग जी भगवान शिव का मंदिर है चित्तौड़ में, वो बनवाया। एक सहस्त्र बाहु सास बहू का मंदिर, वो भी नागदा में है, वो भी इनके समय में ही बना था। बप्पा रावल खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। मतलब भगवान जो शिव है, इनके अनुसार मेवाड़ पर शासन कौन करता है? भगवान शिव करते हैं, और ये उनके एक एजेंट है, ये उनके एक दीवान है। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे बप्पा रावल ने। तो मेवाड़ में जो गुहिलों में एकमात्र शासक है बप्पा रावल, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। बप्पा रावल इतने बहादुर थे कि ये गजनी तक चले गए थे, गजनी पर अधिकार कर लिया था, अपने भांजे को वहां पर नियुक्त कर दिया था। इसके अलावा इसका प्रमाण है कि जो पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर है, वो बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा था। रावलपिंडी, रावलपिंडी, तो बप्पा रावल के नाम से ही वहाँ रावलपिंडी शहर का नाम पड़ा था। इसके अलावा एक कोटेशन है, राजस्थान का चार्ल्स मेटकॉफ है बप्पा रावल। बप्पा रावल राजस्थान का चार्ल्स मेटकॉफ है, ये कहा था CV वेधन ने। बप्पा रावल के लिए ये कहा था CV वेधन। अल्लट का वास्तविक नाम था आलू रावल। अल्लट ने सबसे देखिए महत्वपूर्ण कार्य किया है, दूसरी राजधानी बनाई है मेवाड़ की, आहड़ उदयपुर को। पहली राजधानी बप्पा रावल ने बनाई थी नागदा को। मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई आहड़ उदयपुर में अल्लट ने। मेवाड़ में प्रशासनिक नौकरशाही की स्थापना की अल्लट ने। इसके अलावा एक आहड़ में वराह मंदिर भी अल्लट ने बनवाया। एक हूण राजकुमारी हरिया देवी से अल्लट ने शादी की थी। तो ये तो है अल्लट। अब अगले शासक है हमारे जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का समयकाल था 1213 से 1250। जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। ओनली मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है जैत्र सिंह के शासक को। जैत्र सिंह का शासन जब मेवाड़ पे था, तब दिल्ली पर शासन था इल्तुतमिश का। तो जैत्र सिंह के समकालीन था इल्तुतमिश के समकालीन था जैत्र सिंह। इल्तुतमिश मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था, तो इनके बीच में एक भूताड़ा का युद्ध होता है। भूताड़ा का युद्ध 1234 ईस्वी में, जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। जैत्र सिंह इसमें जीत जाते हैं और इल्तुतमिश हार जाता है। इसका परिणाम ये था कि नागदा जो शहर था वो तहस नहस हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो जैत्र सिंह थे, उन्होंने नागदा के तहस नहस होने से यहाँ पर मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाई चित्तौड़ को। तो ये लंबे समय तक जो है चित्तौड़ ही राजधानी रहा था।
मेवाड़ की। तो तीसरी राजधानी जो चित्तौड़ बनाई वो किसने बनाई? चैत्र सिंह ने। पहली राजधानी बप्पा रावल ने बनाई थी, नागदा। दूसरी राजधानी अल्लट ने बनाई थी, आहड़। और तीसरी राजधानी जैत्र सिंह ने बनाई, चित्तौड़। इसके बाद में तेज सिंह आते हैं। तेज सिंह के बारे में सिर्फ इतना सा ही यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि जो राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली थी, जो सभी चित्र शैलियों का मूल भी यही कहलाती है, मेवाड़ शैली, तो ये तेज सिंह के समय में ही मेवाड़ चित्र शैली का विकास हुआ था। मेवाड़ चित्र शैली जो थी उसमें प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मिलता है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये किसने चित्रित किया था? कलचंद चित्रकार ने 1260 में, आहड़ में। ये थे तेज सिंह। उसके बाद में समर सिंह शासक बनते हैं। इनके बाद में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती। अब हमारे शासक आते हैं रावल रतन सिंह, जिनका शासनकाल था 1302 से 1303 ईस्वी। महज 2 सालों में ही ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। रतन सिंह रावल की उपाधि धारण करने वाले चित्तौड़ के अंतिम शासक हैं। उसके बाद में यहाँ के जो शासक हैं उनकी उपाधियाँ अलग अलग हो जाएगी, विभिन्न प्रकार की हो जाएगी। तो रावल की उपाधि धारण करने वाले चित्तौड़ के अंतिम शासक है रतन सिंह। एके ने, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमने देखा था, रणथंभौर को जीत लिया था 1301 में, वैसे ही 1303 में जो अलाउद्दीन खिलजी है, दिल्ली का जो सुल्तान है, वो रतन सिंह पर, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण के जो कारण है वो ये है, एक तो जो रणथंभौर देखें, जालौर देखें, मेवाड़ देखें, उसमें एक ही सबसे बड़ा कारण है एक की साम्राज्यवादी नीति, कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा है चित्तौड़ दुर्ग की अभेद्यता। चित्तौड़ दुर्ग जो चित्रांगन मौर्य ने बनवाया था वो अभेद्य दुर्ग है, तो इसलिए वो चित्तौड़, और वो सामरिक दृष्टि से भी चित्तौड़ दुर्ग बहुत महत्व रखता था, इसलिए चित्तौड़ दुर्ग पर वो अधिकार करना चाहता था। तीसरा है एक राघव चेतन नाम का व्यक्ति था, उसने, ये रावल रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी, इसकी सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को कुछ बताया था। तो अब कई इतिहासकार जैसे पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी भी यही बताते हैं कि इसका जो ये भी मुख्य कारण था, रानी पद्मिनी भी इस पर जो है आक्रमण करने का मुख्य कारण था। रानी पद्मिनी के बारे में देखिए, इनके पिता थे गंधर्व सेन और माताजी थी चंपावती। अब देखिए यहाँ मेवाड़ के बारे में मैंने 2 बातें और लिखी है। यहाँ मेवाड़ के जो अगर कुल देवता पूछे जाए तो वो तो थे एकलिंग जी, जो बप्पा रावल के समय से ही चले आ रहे थे। बप्पा रावल के समय से ही एकलिंग जी को मानते थे और हमेशा ही एकलिंग जी ही कुल देवता रहे मेवाड़ के, और कुल देवी रही बाण माता। इस युद्ध का रिजल्ट देखते हैं। एके ने दुर्ग पर घेरा डाला। 8 महीने तक बताया जाता है कि करीब 8 महीने तक घेरा डाले रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर, चित्तौड़ के दुर्ग पर। रसद सामग्री को जो है दुर्ग में पहुंचने से रोक दिया था, उसकी भी काफ़ी कमी आ गई थी। अंततः केसरिया होता है, जौहर होता है। केसरिया हुआ रतन सिंह और गोरा बादल, ये सभी वीर गति को प्राप्त हुए, और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। तो ये गोरा बादल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि रतन सिंह, रानी पद्मिनी, ये अधिकतर हमें याद होता है। तो गोरा बादल किस युद्ध में थे? तो वो थे मेवाड़ पर, जो अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह का जो युद्ध हुआ था उस पर। इसके बाद में देखिए सिसोद का सामंत लक्ष्मण सिंह, इनका क्या कार्य था? यहाँ पर दुर्ग की रक्षा की थी इन्होंने। जो रानी पद्मिनी का जो दुर्ग था, चित्तौड़ का दुर्ग था, वहाँ पर ये सिसोद का सामंत था लक्ष्मण सिंह, ये वहाँ पर रक्षा कर रहे थे और अंततः वीरगति को प्राप्त होता है। अमीर खुसरो ने बताया है कि 25 अगस्त 1303 को किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होता है। आगे क्या होता है देखिए, चित्तौड़ का जो नाम है वो खिजराबाद रख दिया। किसके नाम पर? खिज्र खां के नाम पर। तो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम था खिज्र खां, इसके नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। फिर है
खिजरका कुछ समय के बाद में वापस दिल्ली लौट गया। तो मेवाड़ का दायित्व किसे दिया गया? जालोर के सोनगरा चौहान मालदेव को। यही मालदेव हैं जिन्हें मुछाड़ा मालदेव भी कहा जाता है। तो जालोर के सोनगरा चौहान मालदेव को यहाँ का शासन देकर ये खिजरका वापस दिल्ली चला गया। पद्मावत के बारे में देख ली थोड़ा। ये जो रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की ये जो कहानी है, तो इसके बारे में हमें पद्मावत से ही जानकारी मिलती है। पद्मावत 1540 में लिखी गई थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। शेरशाह सूरी के काल में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये हमें अधिकतर याद रहता है कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, लेकिन किसके शासनकाल में लिखी गई थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखी गई थी, 1540 में लिखी गई थी। अब ये जो मुछड़ा मालदेव है, मुछड़ा मालदेव को जो शासन देकर खिजरका है वो दिल्ली चला गया था। उसके बाद में जो ये मालदेव से ये बहुत बड़ा प्रतापी शासक रहा। गुहिल वंश के ही ये शासक रहे। हम्मीर जो थे वो गुहिल वंश के ही शासक रहे। हम्मीर ने मालदेव को हराकर चित्तौड़ छीन लिया, मेवाड़ छीन लिया। तो ये सिसोदा लक्ष्मण सिंह का पोता था। वही सिसोदा है जो रानी पद्मिनी के महल की रक्षा कर रहे थे युद्ध के समय। तो उन सिसोदा लक्ष्मण सिंह का पोता था ये हम्मीर। इन्होंने मेवाड़ का शासन संभाल लिया। अब हम्मीर के बारे में देखिए। हम्मीर सिसोद गांव का था। इनकी हम्मीर सिसोदिया था। ये हम्मीर देव चौहान रणथंभौर वाले थे, ये हम्मीर सिसोदिया थे। तो इनके आगे थे ये गुहिल वंश के ही, लेकिन सिसोदिया कैसे लगा? ये सिसोद गांव के थे। तो सिसोद गांव के थे इसलिए इनको सिसोदिया राजवंश का माना गया, हम्मीर सिसोदिया। इसके बाद में देखिए जो हम्मीर सिसोदिया हैं वे मेवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं। इनको मेवाड़ के उद्धारक कहा जाता है। तो मेवाड़ के उद्धारक हैं हम्मीर सिसोदिया। भारत की स्वतंत्रता तक मेवाड़ पर शासन रहा। ये जो सिसोदिया वंश है, सिसोदिया वंश की बात हो रही है। इस सिसोदिया वंश जब तक भारत आज़ाद हुआ तब तक मेवाड़ पर सिसोदिया ही थे। ये जो सिसोद गांव की जो स्थापना करने वाला था वो राहब था। कई बार पूछ लिया जाता है, राहब सिसोद गांव की स्थापना किसने की थी? राहब ने। एक हम्मीर सिसोदिया के बारे में बताया जाता है कि इनको विषम घाटी पंचानन कहा जाता था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हम्मीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। देखिए ये गलती ना करें, हम्मीर देव चौहान रणथंभौर के थे। ये हम्मीर सिसोदिया है जो अंततः मेवाड़ पर आते हैं और सिसोदिया वंश की नींव रखते हैं, हम्मीर सिसोदिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने रतन सिंह तक तो राव की उपाधि ली जा रही थी। अब इन्होंने राणा हम्मीर सिसोदिया, तो राणा की उपाधि हम्मीर सिसोदिया से जो है ली जाती थी, चालू हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी। हम्मीर सिसोदिया ने एक सिंगोली का युद्ध लड़ा था। ये सिंगोली का जो युद्ध था वो हम्मीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था। हम्मीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था और हम्मीर सिसोदिया इसमें विजयी हुए थे। इसके बाद में शासन आता है राणा छत्र सिंह का। तो राणा जो छत्र सिंह थे इनके बारे में देखिए। छत्र सिंह के समय मेवाड़ मालवा संघर्ष से शुरू हुआ। पहले मेवाड़ का और दिल्ली का तो संघर्ष जारी था, अंत तक जारी रहा। लेकिन राणा छत्र सिंह के समय ये जो मालवा है जो एमपी में पड़ता है, तो उधर हमारा कोई मेवाड़ और मालवा से कोई उधर संघर्ष नहीं होता था। लेकिन राणा छत्र सिंह के समय में ये चालू हो गया। तो ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किस शासक के समय में मेवाड़ मालवा संघर्ष शुरू हो गए? राणा छत्र सिंह के समय में। इसको हम्मीर सिसोदिया को भी थोड़ा आप रिपीट करके वापस देख लें। अब देखिए राणा लाखा, इन्हीं लक्ष्य सिंह कहते हैं। राणा लाखा के समय देखिए, राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ था। तो ये बिच्छू बंजारा था, इसने बनवाई थी। लेकिन किसके समय में पिछोला झील का निर्माण हुआ था? राणा लाखा के समय। पिछोला झील के बारे में देखिए। ये पिछोला झील किस नदी पर बनी हुई है? बेडस नदी पर। बेडस और गंभीरी नदी के तट पर ही जो है
इसने एके ने शिविर डाला था अपना। तो बेडस नदी पर पिछोला झील बनी हुई है। इस पिछोला झील में किन दो नदियों का पानी आता है? शीशराम और बूजड़ा नदी। शीशराम और बूजड़ा नदी, इन दोनों नदियों के पानी से ये लबालब भरी रहती है पिछोला झील। किस नदी पर बनी हुई है? बेडस नदी पर। लाखा के समय ही जावर में चांदी की खानें निकली थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आरपीएससी के द्वारा कि किस शासक के समय जावर में चांदी की खानें निकली। तो ये तो हमें पता है कि जावर उदयपुर में पड़ रहा है, लेकिन शासक कौन था? राणा लाखा। तो ये भी याद कर सकते हैं हम भी, लाखों की चांदी होती है, तो ये चांदी की खानें जो है राणा लाखा के समय निकली थी। इसके अलावा दो विद्वान, संस्कृत विद्वान थे जो राणा लाखा के दरबारी थे, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। देखिए, राणा लाखा के समय में ये था कि मारवाड़ की हंसाबाई से विवाह किया था राणा लाखा ने। अब इसकी कहानी भी आपको पता होगी कि मारवाड़ का जो रणमल था, तो वो वास्तव में तो राणा लाखा का लड़का था कुंवर चूड़ा। इसके लिए और अपनी बहन हंसाबाई की शादी के लिए इसने वहाँ पर प्रस्ताव लेकर अपने आदमी को भेजा था, लेकिन वो भाग्य उस वक्त कुंवर चूड़ा वहाँ थे नहीं, तो राणा लाखा के साथ ही जो है वह रिश्ता करके आता है। तो रणमल अपनी जो बहन की जो शादी है वो राणा लाखा से कर देता है, लेकिन इसने एक शर्त रखी थी रणमल ने, जो जोधपुर का था, मारवाड़ का। इसने शर्त रखी थी कि जो हंसाबाई का जो पुत्र होगा, जो संतान होगी, वो ही यहाँ पर शासन संभालेगा। अब बचा कौन? राणा लाखा का पुत्र कुंवर चूड़ा। तो कुंवर चूड़ा को जब पता चला कि इसने, रणमल ने अपनी बहन की शादी मेरे पिताजी से जो करना चाहता है, उसने ये शर्त रखी है, तो इसने मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं इन्हें, इन्होंने एक शपथ ली थी कि मैं जीवन भर आजीवन जो है विवाह नहीं करूँगा। और ये हंसाबाई से इनकी जो ये माताजी, सौतेली माताजी हैं, इनका पुत्र ही यहाँ पर मेवाड़ पर शासन करेगा। इनके राणा लाखा और हंसाबाई के एक पुत्र हुआ मोक्कल। चित्तौड़ में समिद्धेश्वर मंदिर बनवाया था मोक्कल ने। इस समिद्धेश्वर मंदिर को मोक्कल मंदिर भी कहते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि चित्तौड़ में मोक्कल मंदिर किसने बनाया था? तो ये खुद मोक्कल ने बनवाया था। समिद्धेश्वर मंदिर या मोक्कल मंदिर मोक्कल ने बनवाया था। यहाँ एकलिंग जी का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। उस एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ जो है परकोटा बनवाया था मोक्कल ने। एक इसने मोक्कल ने तुलादान पद्धति भी लागू की थी। ये तो हुए मोक्कल। मोक्कल के बाद में आते हैं महाराणा कुंभा। बड़ा दिग्गज राजा था। महाराणा कुंभा के बारे में इतिहास भरा पड़ा है, इनकी वीरता के बारे में। तो कुंभा 1433 से 1468 तक इनका शासन रहा। पूरे जीवन में युद्ध नहीं हारा इन्होंने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा कुंभा ने। इनके पिताजी थे मोक्कल, माताजी थी सौभाग्य देवी। ये परमार जो है मालवा में जो परमार थे वहाँ से थी सौभाग्य देवी ये। और इनके जो संरक्षक है वो रणमल थे। कौन से रणमल? जो हमने राणा लाखा के समय, राणा लाखा से वही रणमल, मारवाड़ के रणमल जिन्होंने अपनी बहन हंसाबाई की शादी करवाई थी और उनके पुत्र मोक्कल हुआ था, और मोक्कल का ही पुत्र था कुंभा। तो संरक्षक का काम कौन कर रहा है? कुंभा। क्योंकि जब मोक्कल की हत्या कर दी गई थी चाचा और मेरा के द्वारा, तो इसकी जो ये कुंभा की उम्र जो है 10-11 साल थी। तो इनकी संरक्षक का काम करता है रणमल। नेचुरल है कि जो हंसाबाई थी, इन्होंने इनको संरक्षक के तौर पर जोधपुर से यहाँ बुला लिया था मेवाड़। तो रणमल का मेवाड़ पर भी एक तरीके से अधिकार सही था और जोधपुर पर भी अधिकार था। तो रणमल जो है जोधपुर और मारवाड़ और मेवाड़ उस वक्त दोनों इनके हाथ में थे। देखिए, कुंभा के बारे में 10 वर्ष की आयु में जो है महाराणा बन गए थे ये। इनका राज तिलक कब हुआ? 1433 ईस्वी में इनका राज तिलक हुआ। इनकी उपाधियाँ कुंभा की, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि ली थी इन्होंने, महाराजा धीराज की उपाधि, दान गुरु, परम गुरु और हिंदू सुल्तान। अब कुंभा ने बहुत से युद्ध किए हैं, संधियाँ की है, वो देखिए।
सॉरी, देखिए सबसे पहला सारंगपुर का युद्ध किया। सारंगपुर जो एमपी में पड़ता है, सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा ने किया 1437 ईस्वी में। मालवा का राजा था महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में ये युद्ध होता है। महाराणा कुंभा जीत जाते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था इन्होंने जीवन में कोई युद्ध हारा नहीं, तो यहाँ ये जीत गए। मालवा पर जो है विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्ट्री टावर बनवाया था चित्तौड़ में। चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ बनवाया था इसी मालवा की विजय पर बनवाया था, खुशी में बनवाया था। तो सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मालवा के राजा महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में। ये बहुत अधिक बार पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा ने किस विजय पर विक्ट्री टावर बनवाया था? तो मालवा विजय पर विक्ट्री टावर बनवाया था। सारंगपुर के युद्ध को जीतकर देखिए, ये एक चंपानेर की संधि करते हैं महाराणा कुंभा, चंपानेर की संधि किस किस के बीच में होती है? महाराणा कुंभा के खिलाफ होती है ये चंपानेर की संधि। तो चंपानेर की संधि देखो, यहाँ हमने पढ़ा सारंगपुर का युद्ध जो है मालवा का राजा महमूद खिलजी हारा था महाराणा कुंभा से। तो ये हारा हुआ राजा जो महमूद खिलजी है, तो मालवा का जो राजा था महमूद खिलजी और गुजरात का था कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों ने हाथ मिला लिया, इन दोनों ने चंपानेर की नामक जगह पर संधि कर ली 1456 में। और इन्होंने क्या प्लानिंग की कि दोनों मिलकर इस पर अटैक करेंगे। एक एक तो इसको जीत नहीं पाएंगे महाराणा कुंभा को, तो दोनों मिलकर इस पर अटैक करेंगे और मेवाड़ को जीतेंगे और दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ये थी चंपानेर की संधि। देखो ध्यान दीजिए, चंपानेर की संधि में हम कई बार अपने ही राजाओं के भ्रम में रह जाते हैं, जबकि चंपानेर की जो संधि है वो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के बीच में हुई थी। 1456 में हुई थी और मेवाड़ को जीतने के लिए हुई थी कि हम दोनों जो शक्तियाँ मिलकर, गुजरात और मालवा, हम दोनों शक्तियाँ मिलकर इस मेवाड़ को हरा दे, महाराणा कुंभा को हरा दे। तो ये थी चंपानेर की संधि। तो सारंगपुर का युद्ध, चंपानेर की संधि। अब तीसरा युद्ध महाराणा कुंभा ने किया बदनौर का युद्ध। बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता है, ये 1457 में किया। तो गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह व मालवा के महमूद खिलजी की संयुक्त सेना ने कुंभा पर आक्रमण किया। देखिए बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? वही है, गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह है और मालवा का जो महमूद खिलजी है, इन दोनों के बीच में चंपानेर की संधि हुई थी 56 में और 57 में इन्होंने मिलकर कुंभा पर अटैक किया। चंपानेर की संधि में भी इन दोनों के बीच में यही तय हुआ था कि हम कुंभा पर मिलकर अटैक करेंगे, क्योंकि इतना शक्तिशाली राजा है कि वह एक से नहीं हार सकता। और यहाँ पर भी कुंभा की विजय होती है। यहाँ पर भी कुंभा ने इन दोनों को साथ में पीटा, ऐसे समझ लीजिए आप, इनको साथ में हरा दिया। तो ये तो थे तीन, जो पहले तो हमने पढ़ा सारंगपुर का युद्ध पढ़ा, फिर चंपानेर की कुंभा के खिलाफ सारंगपुर के युद्ध में मालवा का राजा महमूद खिलजी हार जाता है, मालवा विजय पर विजय स्तंभ बनवाते हैं महाराणा कुंभा। उसके बाद में चंपानेर की संधि में मालवा सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात का जो कुतुबुद्दीन शाह है, इनके बीच में संधि होती है कि मेवाड़ को हम हरा देंगे, कुंभा को हरा देंगे। दोनों मिलकर अटैक करते हैं बदनौर का युद्ध होता 1457 में और इन दोनों की संयुक्त सेना ने कुंभा पर अटैक किया और फिर भी कौन विजयी होता है? कुंभा। इसके अलावा देखिए ये तीन संधि और युद्ध ये कुंभा ने किए थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है आवड़ बावड़ की संधि, बहुत बार पूछा जाता है आवड़ बावड़ की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो आवड़ बावड़ की संधि, देखिए बावड़ मतलब बबूल का पेड़ होता है ना, तो जिस एरिया में बबूल के पेड़ ज़्यादा थे वो बावड़, आवड़ जहाँ आंवले के पेड़ ज़्यादा थे तो वो एरिया के हिसाब से नाम रख दिया इसका आवड़ बावड़ की संधि। ये कब हुई थी? 1453 ईस्वी में हुई थी। अब किस किस के बीच में हुई थी? देखिए हमने देखा था जो रणमल था, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए जैसे ही मोकल की हत्या चाचा और मेरा ने की थी, जो कुंभा के पिताजी थे मोकल, उनकी हत्या चाचा और मेरा ने कर दी थी। तो ये चाचा और मेरा को कुंभा जैसे ही शासन पर बैठा, सबसे पहले चाचा और मेरा को मार दिया, अपने पिता के हत्यारों को मारा। दूसरा है कुंभा ने रणमल की हत्या भी करवाई। अब इसका कारण, हालांकि जो है ये संरक्षक भी रहा कुंभा का, ये रणमल जो है संरक्षक भी रहा। ये मारवाड़ से था रणमल और कुंभा थे मेवाड़ से। तो ये थे जो है हंसा जो बाई थी उनके जो है भाई थे। तो ये जैसे ही मोकल की हत्या हो जाती है तो ये मेवाड़ में आ जाते हैं, कुंभा
को शासन पर बिठा देते हैं और संरक्षण किए करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली शासन रणमल के हाथों में था, लेकिन धीरे धीरे रणमल इस कुंभा को ही मारने की योजना बनाने लग जाता है। और वहाँ पर सभी जो है मेवाड़ के जो प्रतिष्ठित मंत्री वगैरह थे, इनके विश्वसनीय थे, उनको उनकी सीट से हटाने की कोशिश करने लग जाता है। जब कुंभा को ये एहसास होता है तो कुंभा ने एक जो है, पढ़ते हैं हम, भारमली दासी थी, भारमली दासी से रणमल को जहर, शराब में जहर दिलवाकर मरवा दिया था कुंभा ने। तो कुंभा ने ये दो कार्य किए थे, चाचा मेरा की हत्या कर दी थी और रणमल की हत्या करवा दी थी। तो ये दोनों कांटे तो कुंभा ने हटा दिए थे अपने शासनकाल में। अब ये रणमल का लड़का था, रणमल का जो पुत्र था वो था जोधा, जो महाराजा जो जोधा थे, राजा जिन्होंने जोधपुर बनवाया था, जोधपुर का किला बनवाया था। इन जोधा के बारे में देखिए। तो ये रणमल का लड़का था जोधा। तो ये आवड़ बावड़ की संधि की बात हो रही थी हमारे बीच में, कि आवड़ बावड़ की संधि जो है किस किस के बीच में हुई। तो देखिए, आवड़ बावड़ की संधि आप समझ गए होंगे कि कुंभा मेवाड़ में थे और मारवाड़ का यहाँ पर क्या रोल था, रणमल जो है कुंभा को संरक्षण दे रहे थे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली रणमल मेवाड़ और मारवाड़ दोनों पर राज्य कर रहे थे। लेकिन जब जैसे ही कुंभा ने रणमल को मरवा दिया, तो जो इनका पुत्र था जोधा, तो जोधा को पता चला, तो वो वहाँ से निकल लिए मेवाड़ से कि भाई अब मेरी बारी है, ऐसे सोच के निकल लिए। तो फिर काफ़ी लंबे समय तक ये जोधा, हमारा जो जोधा थे वो कुंभा से भागते रहे। लेकिन बताया जाता है कि कुंभा की जो दादी है, उनको इनको समझा बुझा कर जो है, एक इनके समझाने पर कुंभा ने जोधा से संधि की, जिसे आवड़ बावड़ की संधि कहते हैं, 1453 में। अब ये देखिए, यहाँ पर इस संधि में क्या क्या तय हुआ कि मंडोर जोधा को वापस दे दिया। ठीक है, मंडोर को जोधा को वापस दे दिया। मंडोर पर अधिकार कर लिया था कुंभा ने और जोधा को खदेड़ दिया था, तो वापस दे दिया समझाने से। सोजत को बाउंड्री बना ली कि मतलब सोजत के इधर जो है मेवाड़ रहेगा और सोजत के उधर आपका मारवाड़ रहेगा, इस प्रकार से बाउंड्री बना ली। एक दूसरे के बीच में जो है दखल अंदाजी नहीं करेंगे शासन में। फिर है जोधा की, अब इनके बीच में रिश्ता करवा दिया ताकि इनके प्रेम बना रहे। तो जोधा की ये जो लड़की थी श्रृंगार कंवर, इसकी शादी जो थी कुंभा के लड़के रायमल से करवा दी। ठीक है, तो ये थी आवल बावल की संधि। इसके अलावा नागौर का युद्ध भी लड़ा देखिए कुंभा ने। नागौर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, शम्स खां और मुजाहिद खां के बीच में हुआ था। तो नागौर का, जैसे चंपानेर की संधि में कुंभा का कोई रोल नहीं था, वैसे ही नागौर के युद्ध में भी नहीं था। शम्स खां और मुजाहिद खां के बीच में ये युद्ध हुआ था, लेकिन यहाँ पर कुंभा ने साथ दिया था। किसका, शम्स खां का। नेचुरल है, अगर कुंभा शम्स खां के साथ था तो शम्स खां जीत गया और मुजाहिद खां हार गया। बाद में शम्स खां ने जो है यहाँ कुंभा के साथ धोखा करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर नागौर पर भी कुंभा ने बाद में विजय प्राप्त कर ली थी। बताया जाता है कि काफ़ी तोड़फोड़ भी की थी, क्योंकि ये शम्स खां है जो कुंभा के अनुरूप काम नहीं कर रहा था। तो नागौर का युद्ध हुआ था शम्स खां और मुजाहिद खां के बीच में। एक सिरोही की विजय भी कुंभा ने कर ली। देखिए, सिरोही की विजय, सिरोही पर उस वक्त राजा सहसमल देवड़ा था। तो सिरोही का राजा कुंभा के समय, कई बार इस राजा का ही नाम पूछ लिया जाता है। तो कुंभा के समय सिरोही का राजा था राजा सहसमल देवड़ा। कुंभा ने क्या किया, कुंभा खुद तो नहीं गए, लेकिन नरसिंह डोडिया को भेजकर हरा दिया राजा सहसमल देवड़ा को। अच्छा, सिरोही का राजा था सहसमल देवड़ा, उसको नरसिंह डोडिया को भेजकर इसको हराया। लेकिन हराया क्यों, कुंभा की क्या दुश्मनी थी, कुंभा की ये दुश्मनी थी कि गुजरात का जो कुतुबुद्दीन शाह था, उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी इसने। किसने, सहसमल देवड़ा ने। तो सिरोही का जो राजा था सहसमल देवड़ा, उसने गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह की मदद करने की कोशिश की थी। कुतुबुद्दीन शाह किसके खिलाफ लड़ रहा था, कुंभा के खिलाफ लड़ रहा था। तो कुंभा ने इसका भी काम तमाम कर दिया, नरसिंह डोडिया को भेजा यहाँ पर सेना लेके और इसको जो है बिल्कुल बुरी तरीके से कुचल दिया। तो इस प्रकार सिरोही पर भी कुंभा की विजय हुई। थैंक यू।